हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है प्रियाशा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंडेक्स देख लेते हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। इस टॉपिक पे हम जानेंगे कि हम अपने इतिहास के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। नेक्स्ट है अर्ली सेटलमेंट्स ऑफ ह्यूमंस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि हमारे भारतीय महाद्वीप में वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहां हमें अर्ली ह्यूमंस की सेटलमेंट की एविडेंस मिले हैं। थर्ड है व्हाई अर्ली पीपल ट्रैवल। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि हमारे पूर्वज हमेशा ट्रैवल क्यों किया करते थे, क्यों वो एक ही जगह परमानेंटली नहीं रहते थे। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ द लैंड। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि हमारी कंट्री के नाम कैसे रखे गए, वो कौन कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से हमारी कंट्री का नाम रखा गया। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पास्ट। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि वो कौन कौन से सोर्सेस हैं जिनके वजह से हमें हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है। हम उन सभी सोर्सेस को एक एक करके पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है वन पास और मैनी। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि क्या सभी अर्ली मैन की लाइफ एक जैसी हुआ करती थी, क्या नहीं। नेक्स्ट है एल्सवेयर। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम अपने पास्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं। तो हम अपने पास्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, जैसे कि हमारे पूर्वज क्या खाना खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, कहाँ रहते थे, उनकी लाइफस्टाइल क्या हुआ करती थी। और साथ में हम बहुत सारे लोगों की लाइफ के बारे में भी जान सकते हैं, जैसे कि हंटर्स यानी शिकारियों की ज़िंदगी कैसी होती थी, हर्डर्स जो पशु पालते थे, फार्मर्स जो किसान थे, रूलर्स, किंग्स, मर्चेंट्स जो व्यापारी थे, इन सब की ज़िंदगी किस तरह की हुआ करती थी। साथ में हम ये भी जान सकते हैं कि उस टाइम के बच्चे कौन सा गेम्स खेला करते थे, किस तरह की स्टोरीज सुना करते थे अपने बड़ों से, किस तरह के नाटक वो देखा करते थे और कौन कौन से गाने गाते थे और सुनते थे। इन तरह की हम काफ़ी सारी जानकारियाँ अपने इतिहास को पढ़कर जान सकते हैं अपने पूर्वजों के बारे में। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि कैसे कुछ अर्ली पीपल्स ऐसे साथ में बैठकर आग में अपना खाना भून रहे हैं। आप उनके कपड़े ही नोटिस कर सकते हो कि उन्होंने आज के ज़माने की तरह रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहने हैं। उन्होंने अपना शरीर ठंड से बचाने के लिए जानवरों की खाल पहनी हुई है। उनके लिए आग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करता था, क्योंकि आग के वजह से वो जंगली जानवरों से सुरक्षित रहते थे, वो ठंड में गर्म रहते थे और अपना खाना भी भुना करते थे। वो लोग एक साथ रहना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें हमेशा ही जंगली जानवरों से खतरा रहता था और उन्हें शिकार पर भी जाना पड़ता था। तो फिर वो एक साथ रहकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है अर्ली सेटलमेंट्स ऑफ ह्यूमंस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पर हमें अर्ली ह्यूमंस के सेटलमेंट्स पाई गई है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नर्मदा वैली के बारे में। आप मैप में देख सकते हो नर्मदा रिवर यहाँ लाई करता है। आज से करीब लाख साल पहले कुछ अर्लीस्ट पीपल इन नदियों के किनारे रहा करते थे। जो अर्लीस्ट पीपल यहाँ नर्मदा नदी के किनारों में रहते थे वो काफ़ी अच्छे स्किल्ड गैदरर्स थे। गैदरर्स मतलब वो लोग जो अपना खाना जंगलों में ढूंढ ढूंढ कर इकट्ठा किया करते थे, जंगलों में घूम घूम कर रूट्स, बेरीज, ये सब ऐसे इकट्ठा किया करते थे और अपना खाने का इंतज़ाम करते थे। तो जो लोग यहाँ रहते थे उन्हें जंगलों के पेड़ पौधों के बारे में उनके पेड़ पौधों के वास्ट वेल्थ के बारे में काफ़ी डीप नॉलेज होती थी। उन्हें पता होता था कौन सा खाना, कौन सा फ्रूट खाने लायक है, कौन सा जहरीला है, कौन सा खाने लायक नहीं है। उन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती थी वहाँ के पेड़ पौधों के बारे में, जंगलों के पेड़ पौधे के बारे में। वो अपने खाने के लिए जंगलों से रूट, फ्रूट्स, बेरीज और भी दूसरे फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा करते थे
और जो लोग यहाँ रहते थे वो काफ़ी अच्छे शिकारी भी थे। जो अर्ली पीपल थे वो नदियों के किनारे रहना ज़्यादा प्रेफर करते थे, क्योंकि नदी के किनारे रहने से उन्हें काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो जाती थी। उन्हें 24 आवर वाटर अवेलेबल होता था उनके लिए, और जब भी कोई जानवर पानी पीने के लिए नदी के किनारे आता था तो वो उनका आसानी से शिकार कर लेते थे। तो उन्हें शिकार ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता था इधर उधर, उन्हें इजीली शिकार भी मिल जाता था। तो इस तरह नदी के किनारे रहना वो इसलिए प्रेफर करते थे क्योंकि उन्हें का खाने और पानी का मसला काफ़ी आसान हो जाता था। नेक्स्ट प्लेस है सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब हम इस प्लेस को मैप में देख लेते हैं। पहले आप देख सकते हो सुलेमान एंड किरथर हिल्स आज के प्रेजेंट पाकिस्तान में लाई करता है। सुलेमान एंड किरथर हिल्स मनुष्य इतिहास में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस इसलिए हो जाता है क्योंकि आज से करीब 8000 साल पहले जो लोग यहाँ रहते थे उन्होंने सबसे पहली बार खेती करना शुरू किया था। इन लोगों ने सबसे पहले वीट एंड बार्ले उगाया था, और साथ में धीरे धीरे ये लोग पशु भी पालने लग गए थे। उन्होंने शिप, गॉट, कैटल और इन्हीं टाइप के काफ़ी जेंटल एनिमल्स को पालना शुरू किया था। और साथ में इन लोगों ने पहली बार विलेजेस भी बसाने शुरू किए थे। तो हुआ क्या था कि जब ये औरतें और जब ये अर्लीस्ट पीपल जंगलों में अपना खाना गैदर करते थे, मतलब ढूंढते थे घूम घूम के, तब ये गेहूं और ये बार्ले इन सब के दाने भी चुना करते थे अपने खाना खाने के लिए। तो चुनने की प्रक्रिया से उन्होंने सीखा कि कैसे पौधे से फसल पक जाती है और उससे दाना जमीन में गिरता है, देन न्यू पौधा उग जाता है। तो उन्होंने सोचा कि इतना घूम घूम कर ढूंढने से अच्छा है कि वो इन पौधों को खुद ही उगाए अपने बलबूते पे। तो उन्होंने क्या किया, अपने घर के पास, अपने जहाँ वो रहते थे वहां से पास में ही खाली मैदान में ऐसे उन दानों को छींट दिया। फिर उनसे धीरे धीरे न्यू पौधे उगना शुरू हुए और फिर फसल पकनी शुरू हुई। तो इस तरह से उन लोगों ने खेती करना शुरू किया। जब वो लोग खेती करना शुरू किया तो उन्हें एक ही जगह पर रुक कर उन फसल की देखभाल करनी पड़ती थी। तो इस वजह से उन्होंने छोटे छोटे अपने रहने के लिए झोपड़े बसा लिए, और फिर वो लोग झोपड़े में रहने लग गए और साथ ही में अपने खेत में उग रहे पेड़ पौधों का देखभाल भी करने लग गए। जब वो रहने लग गए तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो अपने घरों के आसपास ऐसे चारा घास फूस ऐसे डाल देते थे ताकि जो ये जंगली जानवर है वहां पर आकर वो खा सके। तो इसी तरह वो चारा डालते रहते थे और वो आसपास इनके झोपड़े के पास आके वो खाते रहते थे। इस तरह वो जानवर इन लोगों से काफी ज्यादा फैमिलियर भी हो गए। तो इस तरह ये पशु पालना भी इन्होंने शुरू कर दिया। तो पहले ये लोग शिकार करते थे पशुओं का, तो अब जब वो पालने लग गए तो उन्हें शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ी, और जानवर तो नेचुरली ही मल्टीपल होते हैं, तो उन्हें शिकार करना छोड़कर वो पशु पालने लग गए। और साथ में ही खाना ढूंढ ढूंढ कर, घूम घूम कर ढूंढने की जगह वो एक जगह पर उगाने लग गए। तो इस तरह वो हंटर गैदरर से फार्मर्स और हर्डर्स बन गए। नेक्स्ट अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स के प्लेसेस हैं गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। तो ये दो प्लेसेस गारो हिल्स और विंध्यास, इन दोनों को पहले हम मैप में देख लेते हैं। आप देख सकते हो ये नॉर्थ ईस्ट में ये रहा गारो हिल्स और ये सेंट्रल इंडिया में रहा विंध्यास। अब हम इन दोनों प्लेसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गारो हिल्स और विंध्यास भी एग्रीकल्चर के पर्पस से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एरिया भी उन एरिया में से एक है कि जहाँ पर इंसान ने पहली बार खेती करना शुरू किया था। अब जो विंध्यास है वहाँ पर इंसानों में सबसे पहले बार राइस उगाया था। नेक्स्ट है इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस मतलब सिंधु नदी और इसकी ट्रिब्यूटरीज मतलब सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियाँ। अब ये रही इंडस नदी और ये इसकी सहायक नदियाँ। तो ये जो इंडस नदी और इसकी सहायक नदियाँ हैं ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ था।
इंदुस और इसकी सहायक नदियाँ मानव इतिहास के लिए इतनी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोगों ने आज से करीब 4700 ईयर्स एगो सबसे अर्लीस्ट सिटीज यहाँ पे फ्लोरिश हुई थी इन नदियों के किनारे। जो ये लोग यहाँ रहते थे उन्होंने कुछ इस तरह का इमारतें बनाई थी। ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्किल्स और टेक्नोलॉजी को जान गए थे। वो काफ़ी सारी तकनीक, साइंस, इन सब को जान गए थे कि कैसे कैसे चीज़ें इजीली हम कर सकते हैं। और यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी थे। नेक्स्ट प्लेस है गंगा और इसकी सहायक नदियाँ। तो पहले अब हम इस प्लेस को मैप में देख लेते हैं। आप देख सकते हो ये रही गंगा और इसकी सहायक नदियाँ जो पूरे नॉर्थ इंडिया में फैली हुई है। इस एरिया में आज से करीब 2500 साल पहले बहुत सारी सिटीज इमर्ज हुई थी, जिनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी मगधा एम्पायर। मगधा एम्पायर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने भारतीय इतिहास में पहली बार पूरे भारत में राज किया था। पूरे भारत में इसने किंगडम फैला रखा था। सिर्फ भारत में ही नहीं, आप इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर नॉर्थ इंडिया, मतलब काफ़ी वास्ट एरिया में इसने अपना किंगडम फैलाया हुआ था। और इसके जो रूलर्स थे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते थे और उन्होंने काफ़ी बिग एंड लार्ज किंगडम सेटअप किया था। आप देख सकते हो इमेज में बड़े बड़े उन्होंने काफ़ी ज़्यादा किले बनवाए थे। उनकी सैनिक बहुत बड़े कागार में हुआ करती थी और काफ़ी ज़्यादा वेल्थी स्टेट हुआ करता था ये उस ज़माने में। नेक्स्ट टॉपिक है वाई अर्ली पीपल ट्रैवल। इस टॉपिक में हम कुछ रीजंस के बारे में जानेंगे कि क्यों अर्ली मैन हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे, क्यों वो परमानेंटली एक जगह नहीं रहते थे। अर्ली पीपल प्राचीन समय में हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना प्रेफर करते थे, जबकि उनके रास्ते में कई बार हाई माउंटेन्स जैसे हिमालयास, बड़े बड़े डिज़र्ट्स जहाँ पानी भी दूर दूर तक नसीब नहीं होता था, बड़ी बड़ी नदियाँ आ जाती थी रास्ते में, उन्हें पार करना पड़ता था, जंगल आ जाते थे, घने घने समुद्र आ जाते थे। ये सब उनकी जर्नी को कई बार डेंजरस बना देते थे, बट कभी भी उनके लिए ट्रैवल करना इम्पॉसिबल नहीं रहा। उन्होंने पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह लंबी दूरी तय की और अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचे। अब हम कुछ रीजंस जान लेते हैं कि क्यों अर्ली पीपल हमेशा ट्रैवल किया करते थे। तो सबसे मेन रीज़न है कि अर्ली मैन और वुमेन हमेशा खाने की तलाश में, पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे। साथ ही साथ कभी कभी उन्हें नेचुरल डिज़ास्टर्स जैसे कि बाढ़, फ्लड्स, ड्राउट, सूखा पड़ना, इन सब चीज़ों का भी सामना करना पड़ जाता था। तो इससे भी बचने के लिए वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन कर लेते थे। कई बार कुछ पावरफुल मैन होते थे, वो दूसरों की ज़मीन हड़पने के लिए, दूसरों के संसाधन हड़पने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। जो मर्चेंट होते थे यानी व्यापारी, वो एक जगह से दूसरी जगह अपने कारवांस से, मतलब रथ में और शिप्स में, अपने साथ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल गुड्स, बहुत ज़्यादा कीमती सामान को साथ में लेकर प्लेस टू फेस उन्हें बेचने के लिए ट्रैवल किया करते थे। जो रिलीजियस टीचर्स होते थे, धर्म गुरु होते थे, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह, विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन घूमते रहते थे और लोगों को शिक्षा, ज्ञान दिया करते थे। उन्हें सही रास्ते पे चलने के लिए इंस्ट्रक्शंस और एडवाइस दिया करते थे और इसलिए वो हमेशा घूमा करते थे। फाइनली कुछ लोग ऐसे भी थे जो एडवेंचर के पर्पस से, सिर्फ घूमने के लिए, न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस को डिस्कवर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे। इन सभी के वजह से, इन्हीं सभी लोगों के मूवमेंट्स के वजह से जो हमारा कल्चर और ट्रेडिशन है काफ़ी ज़्यादा रिच हो गया। लोगों ने आपस में अपने आइडियाज़ को शेयर किया, उन्होंने किसी काम को आसानी से करने के लिए न्यू टेक्निक को डिस्कवर किया और फिर लोगों में शेयर किया। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अर्ली पीपल थे, उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके दूसरे लोगों से, दूसरे आदमी मानवों से नए तरीके से स्टोन को कार्व करना और नुकीला करना सीखा। लोगों ने नए नए म्यूज़िक कंपोज करना सीखा। उन्होंने नए तरीके से, अलग अलग तरीके से
फूड पकाना सीखा, खाना पकाना सीखा। इस तरह लाखों हजारों सालों में हमारा जो इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन है लोगों की मूवमेंट के वजह से काफी ज्यादा समृद्ध हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है नेम्स ऑफ द लैंड। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि हमारे देश का नाम इंडिया और भारत कैसे रखाया गया। तो हम अपने देश को पुकारने के लिए दो नाम का इस्तेमाल करते हैं, जो है इंडिया और भारत। अब हम देखेंगे कि हमारे देश का नाम इंडिया कैसे रखाया गया। तो जो ईरानियंस और ग्रीक्स थे, जो आज से करीब 2500 साल पहले नॉर्थ वेस्ट की साइड आए थे, इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की साइड आए थे, वो यहाँ सेटल हो गए थे और वो सिंधु नदी से काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो गए थे और वो सिंधु नदी को इंदुस कहकर पुकारने लगे। देन बाद में उन्होंने हिंदोस इंदोस ऐसे ऐसे कहकर पुकारने लग गए और बाद में उन्होंने कहा कि जो सिंधु नदी के ईस्ट वाला लैंड है वो है इंडिया। तो इस तरह हमारे देश का नाम इंडिया रखाया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे देश का नाम भारत कैसे रखाया गया। तो आज से करीब 3500 साल पहले जो संस्कृत लिटरेचर की सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी जो बुक है, लिटरेसी है, बुक है, वो है ऋग्वेदा। उस ऋग्वेदा किताब में ये लिखा हुआ है कि जो लोग नॉर्थ वेस्ट की साइड रहते हैं वो भारता हैं। ठीक है, तो इस तरह से उस लैंड को भारत कहकर पुकारा गया और बाद में धीरे धीरे पूरी इंडिया के लिए ही भारत कहकर पुकारा जाने लगा। तो इस तरह हमारे देश का नाम इंडिया और भारत रखा गया। नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पास्ट। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेस है जिसकी वजह से हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। तो फर्स्ट रिसोर्स है मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब हैंड रिटन सोर्स। ओके, मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है ऐसा कुछ जो अपने हाथों से लिखा हुआ हो। ये मानु जो ये वर्ड है वो लैटिन वर्ड मानु से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है हाथ। ये उस टाइम पे तो पेपर्स हुआ नहीं करते थे, तो फिर वो कहाँ पर लिखते होंगे। जो भी ऋषि मुनि होते थे उन्हें जो लिखते थे वो संस्कृत लिटरेचर में, वो कहाँ लिखते होंगे, तो मोस्टली पाल्म लीफ यानी कि ताड़ के पत्तों में लिखा करते थे। या फिर वो एक स्पेशल ट्री थी ब्रिज, जो मोस्टली हिमालयास में उगती थी। ठीक है, तो इस पेड़ के खालों में भी ऐसे काट काट के प्लेन शीट बना देते थे उनके खालों की, देन उसे बंडल करके एक बुक में कन्वर्ट कर देते थे, देन ऋषि मुनि उसमें लिखा करते थे। तो सालों साल ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो इंसेक्ट्स ने, कीड़े मकोड़े ने खा ली और वो सारे डिस्ट्रॉयड हो गए। बहुत ही कम बच पाए जिन्हें मंदिरों में, मोनेस्ट्रीज में बहुत ही हिफाजत के साथ बचाकर रखा गया। ये जो बुक्स थी वो किस तरह की इनमें चीज़ें लिखी हुई होती थी, क्या क्या किस सब्जेक्ट में चीज़ें इसमें इन बुक्स में लिखी हुई होती थी। तो मोस्टली इन बुक्स में रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में, धर्म के बारे में, धर्म के तंत्र मंत्र जो भी वो है, स्लोगन है ना, इन सब टाइप में इस बुक्स में लिखा हुआ होते थे। डायलॉग्स काफ़ी सारे लिखे हुए होते थे और जो भी धर्म को मानने के लिए प्रैक्टिसेस करते हैं, इस भगवान की पूजा, उस भगवान की पूजा, कथा वगैरह है ना, ये सब इसमें लिखा हुआ होता था। कुछ बुक्स राजाओं की जिंदगी के बारे में भी लिखी होती थी, जो कि राजा स्पेशली अपने कोर्ट पोइट से लिखवाया करते थे, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो राजा के बारे में लिखा करते थे अपनी मर्जी से। कुछ बुक्स ऐसी होती थी जिनमें साइंस और मेडिसिन के बारे में लिखा होता था और कुछ बुक्स ऐसी भी होती थी जिसमें एपिक्स मतलब प्रेम कथा और एडवेंचर स्टोरीज ये सब लिखी हुई होती थी, पोएम्स लिखी हुई होती थी और काफ़ी तरह के उस ज़माने में खेले जाने वाले खेल लिखा गए होते थे। बहुत सारी बुक्स इसमें से जो थी वो मोस्टली संस्कृत में लिखी हुई होती थी। कुछ ही जो थी प्राकृतिक में लिखी थी। प्राकृतिक उस टाइम में कॉमन लोगों की, ऑर्डिनरी पीपल के बोलने जाने वाली लैंग्वेज होती थी और संस्कृत तो सिर्फ जो ब्राह्मण कास्ट के लोग होते थे वही जानते थे, ब्राह्मण श्रेणी के जो लोग होते थे वही जानते थे और कॉमन लोग तो वैसे प्राकृतिक बोलते थे। तो कुछ ही बुक जो है प्राकृतिक में लिखी गई है, मोस्टली ऋषि मुनियों द्वारा संस्कृत में ही लिखी गई है। बाकी साउथ में हमें लिटरेचर तमिल में पाए गए हैं। नेक्स्ट पास को जानने का इम्पोर्टेंट सोर्स है इंस्क्रिप्शन।
तो ये इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस वो राइटिंग होते हैं जो किसी हार्ड सरफेस में लिखे गए हों, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये किसी स्टोन में ऐसे करके राइटिंग इंस्क्राइब किए हुए हैं। तो फिर जो भी राइटिंग्स हम किसी हार्ड सरफेस में जैसे स्टोन और मेटल में अगर हम स्क्राइब कर देते हैं तो उसे हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। तो पहले ज़माने में जब भी किसी राजा को कोई ऑर्डर देने होते थे अपने जनता को, तो वो क्या करते थे, बड़े बड़े चट्टानों में, बड़े बड़े पत्थरों में ऐसे बड़ी बड़ी राइटिंग से इंस्क्राइब कर देते थे। और कोई पर्सन भी वहाँ अपॉइंट कर देते थे जो जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता है वो उन्हें पढ़कर बता सके कि राजा ने क्या ऑर्डर दिए हैं। और जब राजा को अपने राज कारोबार वगैरह का हिसाब किताब रखना पड़ता था तो वो कॉपर प्लेट्स में, मतलब कॉपर मेटल की शीट्स बना लेते थे, देन उसमें इंस्क्राइब करके वो लिखा करते थे, जो कि आज भी हमें सालों साल उस टाइम क्या हुआ था, किस तरह के हिसाब राजा रखते थे, उन सब की खबर उन कॉपर प्लेट्स की वजह से हमें आज भी पता चलती है। और हमें ऐसे पत्थर में इंस्क्राइब किए गए हुए लेख काफ़ी जगह भारत के कोने कोने में मिले हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट है कांधार इंस्क्रिप्शन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये जो कांधार इंस्क्रिप्शन है वो आज से करीब 2250 साल पुराना है। ये हमें कहाँ पाया गया है? ये हमें कांधार में पाया गया है, जो कि आज के प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में लाई करता है। इस इंस्क्रिप्शन को किसने लिखवाया था? तो इस इंस्क्रिप्शन को हमारे मगध एम्पायर के सबसे महान राजा, पूरे मतलब वर्ल्ड के ही वो सबसे महान राजा हैं, द ग्रेट एम्परर अशोका, उन्होंने लिखवाया था। जो अशोका था उनका राजपाट, इस इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है कि अफगानिस्तान तक भी फैला हुआ था, जिस वजह से अफगानिस्तान में हमें उनका ये इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें उनके ऑर्डर्स लिखे हुए हैं। ये इंस्क्रिप्शन 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। पहला तो है ग्रीक, जो ये ऊपर आप देख सकते हो, ये लैंग्वेज दूसरी है जो कि ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई है, और नीचे लिखी हुई है ये अरामिक लैंग्वेज में। जो अरामिक लैंग्वेज उस टाइम उस एरिया के कॉमन लोगों द्वारा यूज़ किया जाता था, तो उन्होंने 2 लैंग्वेज में लिखवा दिया, एक ग्रीक जो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, और नीचे अरामिक जो वहाँ पे कॉमन लोगों के बोले जाने वाली लैंग्वेज हुआ करती थी। नेक्स्ट, इतिहास को जानने का इम्पॉर्टेंट सोर्स है आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। इसके थ्रू आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर गहरा गड्ढा करते हैं और पुराने ज़माने के लोगों द्वारा इस्तेमाल की गई हुई चीज़ों को बाहर निकालते हैं, देन उन्हें ढंग से साफ़ सुथरा करते हैं और फिर उसकी डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं और बिट बाय बिट पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें किस काम उस टाइम आती थी और उस टाइम की लाइफस्टाइल क्या हुआ करती थी। ये आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ये आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो हज़ारों साल पुराने बिल्डिंग्स के रिमेन्स की स्टडी करते हैं और पुराने ज़माने की मिली हुई ज़मीन से अंदर मिली हुई चीज़ों की स्टडी करते हैं, पेंटिंग्स की स्टडी करते हैं, स्कल्पचर मूर्तियों की स्टडी करते हैं और एग्जैक्ट उस टाइम के लोगों की क्या ट्रेडिशन होती थी, क्या कल्चर होता था, क्या सोसाइटी होती थी, इन सब चीज़ों को देख के समझ के ये एग्जैक्ट क्या होता था उस ज़माने में ये पता लगाने की कोशिश करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर गड्ढा करते हैं और उन्हें क्या क्या चीज़ें मिलती है, उन्हें पुराने ज़माने के लोगों द्वारा इस्तेमाल की गई हुई टूल्स मिलते हैं, वेपन्स हथियार मिलते हैं, पॉट्स पैन्स मिलते हैं जो वो खाना बनाने के इस्तेमाल में करते थे, उन्हें ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, ज्वेलरीज मिलती है, कॉइन्स मिलते हैं, कई बार उन्हें कीमती खजाने भी मिल जाते हैं। जो उन लोगों को चीज़ें मिलती है उनमें से जो सबसे पुरानी होती है, आई थिंक 10-20 हज़ार साल पुरानी जो होती थी, वो उन्हें मोस्टली स्टोन और बोन्स की मिलती हैं चीज़ें, जो अर्ली मैन द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे और रीसेंट थाउजेंड्स ईयर वाले लोगों द्वारा इस्तेमाल की गई मोस्टली चीज़ें बेक्ड क्ले मतलब घड़े और मेटल की चीज़ें उन्हें मिलती हैं। ये हिस्टोरियंस कौन होते हैं? हिस्टोरियंस वो होते हैं जो पास्ट के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। ये हिस्टोरियंस क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें मान्यूस्क्रिप्ट से मिलती है, जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशन उन्हें इंस्क्रिप्शन से मिलती है, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से मिलती है, उन सभी सोर्सेज को वो एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, देन उन सब चीज़ों में से डिटेल इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। जब उन्हें एक बार
सारे सोर्सेस का पता चल जाता है, तो उनके लिए पास्ट के बारे में जानना काफ़ी एडवेंचरस हो जाता है। वो क्या करते हैं, सारे क्लूज़ को एक बिट बाय बिट जोड़ते हैं और हमें हमारे इतिहास को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं और पूरे स्टोरी और पूरी चीज़ों को एक स्टोरी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हिस्ट्री को पढ़ना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट एक डिटेक्टिव्स की तरह होते हैं, जो कि सारे पास्ट में मिले हर एक रिमेन्स को, हर एक सबूत को एक सोर्सेस की तरह, क्लूज़ की तरह देखते हैं और उन सबको मिलाकर पूरा पास्ट दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं और उस टाइम क्या एग्जैक्ट हुआ था वो हमें बताने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वन पास्ट और मैनी। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि क्या पुराने ज़माने में रहने वाले लोगों की सभी की ज़िंदगी एक जैसी होती थी। तो इसका आंसर है ऑफ कोर्स नो। जैसे आज के मॉडर्न एरा में एक गरीब इंसान और एक अमीर इंसान की ज़िंदगी डिफरेंट है, उसी तरह पुराने ज़माने में भी एक फार्मर और हर्डर की ज़िंदगी किंग और क्वीन की ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती थी। जैसे कि मर्चेंट जो व्यापारी होते थे, जो घूम घूम कर अपना कीमती सामान बेचा करते थे, उनकी ज़िंदगी, जो क्राफ्ट पर्सन जो कि कोई तकनीक से कुछ सामान बनाते थे, उनकी ज़िंदगी से अलग हुआ करती थी। जो लोग कंट्री के डिफरेंट पार्ट में रहते थे, जैसे कि कोई लोग मान लो अंडमान निकोबार में रहते हैं और कोई लोग नॉर्थ इंडिया में रहते थे, तो उन लोगों की ज़िंदगी भी उस टाइम पे अलग होती थी। अंडमान निकोबार में रहने वाले लोग मोस्टली अपना ज़िंदगी मछलियाँ पकड़ कर बिताते थे, जबकि नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग मोस्टली खेती करके अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे। तो डिफरेंट साइड कंट्री में रहने वाले, कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में रहने वाले लोगों की लाइफ भी काफ़ी डिफरेंट होती थी और उनके प्रैक्टिसेस एंड कस्टम भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते थे। मोस्टली हमें जो पास्ट के बारे में रिकॉर्ड्स मिला है वो मोस्टली किंग्स और क्वींस के बारे में मिला है। हमें ऑर्डिनरी पीपल के बारे में बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर चीज़ें, जानकारियाँ हमें मिली है। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जो किंग्स और क्वींस होते थे वो हमेशा अपनी लाइफ की एक एक चीज़, डेली लाइफ रूटीन तक वो लिखवाया करते थे, कोर्ट पोइट से या फिर जो पढ़े लिखे लोग होते थे उनसे। वो अपना हर एक जीते हुए बैटल्स जो वो लड़ा करते थे, उनके युद्ध, उनकी विक्ट्रीज, ये सब वो हर एक चीज़ लिखवाना वो पसंद करते थे। जबकि दूसरी तरफ जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे, कॉमन मैन होते थे, जैसे कि हंटर, शिकारी, मछली पकड़ने वाले, घूम घूम कर जंगलों में खाने इकट्ठा करने वाले, किसान, पशुपालक, ये सब कोई भी अपनी लाइफ का डेली रूटीन रिकॉर्ड रखना नहीं पसंद करते थे, क्योंकि उनके लिए हमेशा खाने पीने का ही काफ़ी मसला होता था। तो वो पहले उन्हीं को सॉल्व करने में अपनी ज़िंदगी में उलझे रहते थे। अब हम देख लेते हैं एल्सवेयर में। तो डेसिफरमेंट मतलब लिखावट की एक मोस्ट फेमस स्टोरी आती है कहाँ से? इजिप्ट से। इजिप्ट एक कंट्री है जो कि आज के नॉर्थ अफ्रीका में लाई करती है। यहाँ पर आज से करीब 5000 साल पहले बहुत ही पावरफुल किंग्स और क्वीन रहा करते थे। उन्होंने दुनिया में का पहला सिटी यहाँ पर अपने एम्पायर इजिप्ट में डेवलप किया था। रसेटा एक टाउन है जो कि इजिप्ट के नॉर्थ कोस्ट में लाई करता है। यहाँ पर हमें इन्हीं किंग्स और क्वींस के द्वारा इंस्क्राइब करवाया हुआ स्टोन में ये इंस्क्रिप्शन मिला है। ये इंस्क्रिप्शन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा हुआ गया है, जिनमें हमें पहली लैंग्वेज है ग्रीक लैंग्वेज और दूसरी 2 लैंग्वेज है इजिप्शियन लैंग्वेजेस जो उस एरिया में उस टाइम बोली जाती थी। यहाँ पर आप देख सकते हो इस इमेज में, ये एल स्टैंड हुआ है लायन के लिए, ये ए स्टैंड हुआ है ये चील के लिए, और ये ओ स्टैंड हुआ है किसी तरह के डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए। इसी तरह से वहाँ के लोग लेटर्स को जानवरों और किसी ऑब्जेक्ट के नाम रखकर वो लोग ये लैंग्वेज उन्होंने तैयार की थी। अब हम लास्ट में एनसीईआरटी में गिवन कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर की शुरुआत कब हुई थी? तो एग्रीकल्चर की शुरुआत आज से करीब 8000 साल पहले हुई थी। सेकंड है फर्स्ट सिटीज ऑन इंडस, सिंधु नदी के किनारे पहली सिटी कब डेवलप हुई थी? तो वो आज से करीब 4700 पहले डेवलप हुई थी। थर्ड है गंगा नदी के किनारे सिटीज़ कब डेवलप हुई थी? और बिग एम्पायर मगधा
बिग किंगडम मगधा कब इमर्ज हुआ था? तो ये दोनों काम हुए थे आज से करीब 2500 साल पहले। इधर आप इमेजेस देख सकते हैं। ये जो पॉट है वो आज से करीब 4700 ईयर्स पहले सिंधु नदी के किनारे जो सिटी इमर्ज हुई थी, वहाँ के लोग इस टाइप के पॉट्स बनाया करते थे और यूज़ किया करते थे उनका। और इधर आप राइट में जो ये सिल्वर कॉइन्स देख सकते हो, वो आज से करीब 2500 साल पहले मगधा एम्पायर में ऐसे कॉइन्स यूज किया जाते थे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लास्ट तक इस सेशन में बने रहें। ये मेरा यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको ये सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कीजिए। और अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको सजेशन देना हो मुझे, तो प्लीज़ बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो मुझे। एंड बाय बाय, टेक केयर।